2A और 2B हम करा चुके हैं, है ना। इसके जो डाउट्स होंगे वो मैं लेता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं आज आगे कराता हूँ, मैं शायद आपके हो जाए वो। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, देखो हमने लास्ट क्लास में बात की थी हम एक्चुअली अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो भी देख लेते हैं। हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन के बारे में। हमने सबसे पहले तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। जो हमने बताया कि ये इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0, और जहां हमें x की वैल्यू निकालनी होती है और हम निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, इस तरीके से। और हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी, स्टेटमेंट क्वेश्चंस करे, एप्लीकेशंस पढ़ी। ये हमने पढ़ा है 2A में और ये हमने पढ़ा है 2B में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म होती है जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब कि आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 अगर है तो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो आप x और y में की अगर टेबल बना करके इस तरीके से आपने किया हुआ है, कोशिश करें हम, तो बहुत सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x के लिए 0 रखेंगे तो y3 आएगा, y0 करेंगे तो x3 आएगा, 1 लेंगे x के लिए तो y2 होगा, 2 लेंगे तो 1 होगा, ठीक है, -4 लेंगे तो 7 होगा। तो ऐसे तो हम बहुत सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब एक जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, मैं ग्राफिकली अगर देखें इसका मीनिंग, तो मान लो ये पॉइंट एक ड्रॉ करूं x0 पे y3 1 2 और 3, और एक यहाँ पे लो 1 2 और 3, और ये 4 मान लीजिए है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और मैं अगर यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी, मान लीजिए इसी तरह से ये एक लाइन आएगी। इसका था ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि जब हम इस टू वेरिएबल की लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी ऑब्वियसली, और हर एक पॉइंट मतलब हम कहेंगे ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन दिस लाइन आर सॉल्यूशन। तो इस एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इसलिए इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो टू वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन अगर दी हुई है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दो मतलब कि दो इक्वेशन दे दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, लेट्स सपोज। अभी जैसे मैंने एक ग्राफ एक ड्रॉ किया था उसी को दोबारा देख लेते हैं। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मान लीजिए ये लाइन मैंने एक बना ली है यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है जो आज बनाया था पहले वैसे ही है इस तरीके से 1 2 3 4। तो देखो इस इक्वेशन को तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, ये हमने अभी बनाई थी पहले भी और वही चीज है ये 1। लेकिन दूसरे के लिए अगर मैं बनाऊं, पॉइंट्स निकालना चाहूं, तो एक्स वाई अगर लू इसके लिए, तो एक्स 0 करेंगे तो वाई 4 आता है, और वाई 0 करेंगे तो एक्स 2 आता है। एक्स वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई 2 आएगा, एक्स वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ गलत कर दिया मैंने, एक्स वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई 0 आएगा यहाँ पे। एक्स वैल्यू माइनस पुट 2 पुट कर दें तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। अब मैं मान लीजिए पहले 0 4 को ड्रॉ करूँ, x0 पर y4, तो ये वाली लाइन आएगी हमारी, और 2 पे 0 करूंगा तो ये, एक मिनट
ये मान लीजिए ये लाइन आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई है 2 नंबर। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखो क्या है, ये मतलब इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और इस लाइन के भी इनफाइनाइट है, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है जो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, 1,2। मतलब कि 1,2 इज अ कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइनों पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, कॉमन सॉल्यूशन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। तो यूनिक इसलिए कि दो लाइन अगर कट करें तो एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, तो इसका मतलब ये होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमने यहाँ पर यही पढ़ना है कि दो इक्वेशन अगर हो तो उसका कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालना है। एक तो है ग्राफिकल, तो ग्राफिकल हमें नहीं करना क्योंकि ग्राफ तो हम बनाएंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। ये तो मीनिंग समझाने के लिए था कि इस कॉमन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है एक्चुअली, ठीक है। हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक वैसे हम यूज करते हैं 10th क्लास में। तो एक तो है एलिमिनेशन मेथड, एक आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने किसी एक से करना है और हो सकता है आप एक ही सीख लो, बाकी दो सीखो भी नहीं तो भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। आप वो तीनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हो। तो मोस्टली तो हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ही यूज करते हैं मोस्टली। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, इसके बारे में देखें। मान लीजिए इक्वेशन मैंने दी थी x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो यहां से मैंने x की वैल्यू उठाई तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 माइनस वाई, और ये 3 माइनस वाई मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी दूसरे में। तो क्या होगा 2 3 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 6 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू देखो क्या आ गई वैल्यू 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और यही y की वैल्यू 2 अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 2 दैट इज 1। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट करना मतलब कैंसल आउट करना। मान लीजिए दोनों इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, माइनस कर दिया दोनों इक्वेशन, क्योंकि y से y कैंसिल, x माइनस 2x माइनस x, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ गया 1। अब x की वैल्यू 1 जो है वो इक्वेशन 1 में या 2 में जहां चाहो आप पुट कर दो। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू होगा 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 3। तो y इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो आपका जो आंसर होगा कॉमन सोल्यूशन वो वही वापिस वही आ गया 1। मतलब आंसर नहीं चेंज होगा, आंसर तो यहाँ भी 1 और 2 था, यहाँ भी रहेगा। अगर ग्राफ से बनाए, देखो हमने यही क्वेश्चन ग्राफ से किया तो वहां पे भी पॉइंट 1 और 2 ही आया। तो ये मेथड चेंज हो रहे हैं लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन, मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। लेट सपोज अब आपको सोल्व करना है, इसको एलिमिनेशन से करना है। तो देखो एलिमिनेशन का मतलब है आपको x को कट करना है तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, y कट करना है तो y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। मान लो आप y को कट करना चाहते हो तो 3 और 4 इससे क्वेश्चन अलग अलग है, तो 3 और 4 का पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना होगा 12। तो यहाँ 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 का 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 8x प्लस 12y इक्वल टू 20 और 9x प्लस 12y इक्वल टू 18। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ रह गया माइनस एक्स इक्वल टू +2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। अब x की वैल्यू -2 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप 1 में पुट कर दो
चाहे आप 2 में पुट कर दो। 1 में पुट करते हैं अगर, मैं लिख दूं यहाँ पे फ्रॉम 1 अगर लेते हैं तो -4 + 3y = 5, तो 3y = 5 + 4, इट मीन y = 3, तो आंसर आ गया आपका -2, 3। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन से करना है इसी को, तो देखो आप यहां से x की वैल्यू चाहे यहां से लो, चाहे y, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहां से सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा हो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है मेरे एक्सपीरियंस से। मान लो x का कोफिशिएंट सबसे छोटा यहाँ है 2, तो फ्रॉम 1 ही आप लो, फ्रॉम 1 ही आप x की वैल्यू लो, तो वैल्यू आएगी 5 - x = 5 - 3y/2, और यही वैल्यू उठा के आप फ्रॉम 2 कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5 - 3y/2 + 4y = 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 15 - 9y + 2 से मल्टीप्लाई करना, इधर एलसीएम लेकर के 8y, और 2 से 6 होगा तो 12। तो यहाँ पर देखो क्या आ गई, -y = -3 और y = 3। यही आपका आंसर है। देखो सेम वैल्यू आ गई, और यही y की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो x में, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, 5 - 9/2 -4/2 -2, ये आपका आंसर। तो देखो आंसर चेंज नहीं हुआ, आंसर वही है, ठीक है ना, आंसर चेंज नहीं है, वही रहेगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। किसी को डाउट एलिमिनेशन मेथड में और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी को डाउट है तो बताओ। सर सब्स्टिट्यूशन दोबारा बताना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वैल्यू एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। मान लो इक्वेशन 1 है यहाँ, सर मेरा नेट स्लो होता है, एक बार और बता दो, वो दिखा नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो देखो x की वैल्यू यहां से हमने ली, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू लो और दूसरे में पुट कर दो, रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 5 - 3y/2, 5 - 3y/2, ये x की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। यहाँ से x उठाया, इसको सोल्व किया ना, देखो ये आते हैं समझ, यहाँ पे ये कैसी वैल्यू आई, ये यस सर। हाँ, तो अब ये x की वैल्यू ना इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 का है ये 3x + 4y, तो यहाँ x की जगह रख देंगे, तो 3 × x, तो x की वैल्यू ये आ गई। सर फर्स्ट में भी तो कर सकते हैं पुट इसको। नहीं, फर्स्ट में करो तो फर्स्ट से ही निकालिएगा, फर्स्ट में पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे, आप करके देख लो। ऐसा नहीं होता, इक्वेशन 1 से निकालिए तो 2 में रखनी पड़ेगी, 2 से निकालिए तो 1 में रखनी पड़ेगी। आप 1 की वैल्यू 1 में ही अगर रख दोगे, मान लो रख के देख लेते हैं, चलो आपकी बात सर वो तो x की वैल्यू आएगी ना। हाँ, तो रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू आप 1 में ही तो रखना चाह रहे हो ना, 1 से वैल्यू निकाल के 1 में रखना चाह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना आप यही कह रहे हो ना। हाँ, तो अब रख के देख लेते हैं, देख लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। हमारे जो चीज डॉट और करके देखने से पता लगता है कि वो क्यों गड़बड़ हो गई। देखते हैं, देखो 2 से 2 कट गया, 5 - 3y + 3y = 5, 3y से 3y कट गया, 5 = 5, ये तो प्रूव ही हो गया, वो तो था ही ऑब्वियसली। जब एक्स उसी इक्वेशन से लाके उसी में रख रहे हो तो उसको सिम्प्लीफाइड करेगा, तो वो वैल्यू थोड़ी निकाल देगा, वो तो y को y से काट देगा, वो y बचेगा नहीं कभी भी। ओके, तो इक्वेशन 1 से वैल्यू लोगे तो सेकंड में रखनी है, सेकंड में लोगे तो फर्स्ट में रखनी है, ये ध्यान रखना, बस इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, आप एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो, मैं 1 से पूरा दिखा रहा हूँ एक बार पहले, ये पेज 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया सर। ये पेज 2 ले लो, ग्राफ कराया था हमने। पेज 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं कर रहे हम क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। अभी आप दो मेथड पे फोकस करो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो भी क्वेश्चन सोल्व करना है आप इन दोनों मेथड से ही सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये पेज 4, ये दोनों मेथड से कर दिया हमने,
ये एलिमिनेशन से और ये सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन है ये और ये सब्स्टिट्यूशन है यहाँ से। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ओके डन। अब अगर मान लीजिए यही चीज 3 वेरिएबल के अंदर होती तो मान लो 3 इक्वेशन होती। अच्छा इसमें एक अभी इसके केसेस रह गए। देखो 2 लाइन के बारे में बात तो करी कि ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन पे कट करती है, क्या ये जरूरी है कि कट करेगी? हो सकता है 2 लाइन इस तरीके से हो, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बनाया है, मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक लाइन थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो मैंने ये बनाई थी आपको लाइन, एक रफ डायग्राम ये। और अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से 2 इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये 2 लाइन ऐसे आएंगी। और अगर मैं 2 लाइनें इस तरीके से लूं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो एक के ऊपर एक दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी ऐसे। तो 3 केस हो सकते हैं 2 लाइनों के बीच में हमेशा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर पैरेलल है और यहाँ पे कोइंसाइड है, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग अगर हैं 2 लाइनें आपकी, क्या है, इंटरसेक्टिंग अगर हैं, कट कर रही है, तो क्या हमें तो ग्राफ बना के ही पता चलेगा? ऐसा नहीं है, हम ना कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे? a1 अपॉन a2 इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये है कि a1 a2 b1 b2 क्या चीज है? ये 2 इक्वेशन हमें दी हुई है ना, इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखूं 2 इक्वेशन को, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2। इसका मतलब क्या है? a1 और a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। b1 और b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y है इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। c1 c2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज हैं इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहां पर देखा जाए तो वैल्यू क्या है? 1 और 2। यहां पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करूं तो वो है 1 अपॉन 2। b1 और b2 की वैल्यू क्या है? देखो y का और 1 दोनों का 1 1 है, तो 1 दोनों इक्वल नहीं है। c1 c2 इक्वल अगर निकाल लेते हैं ऐसे, यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है अगर पहले ही a1 अपॉन a2 मतलब कोफिशिएंट मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का अगर केस है, तो c1 c2 इक्वल है या नहीं। दोनों ही केस में लाइन हमेशा क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। लेकिन जो ये वाला केस है, यहां पर देखो आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 1 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू है 3/4। यहां पर क्या केस अप्लाई हो रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमेशा क्या होती है? पैरेलल। एंड थर्ड में आप जरा ध्यान से देखोगे तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2, क्योंकि 3/6 है एक्चुअली, कट करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो यहां पर अगर देखें तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या है? तीनों इक्वल है। तो ध्यान रखना ये इक्वल c1 अपॉन c2 है या इज नॉट c1 अपॉन c2 है। कहने का मतलब है इसका कोई रोल नहीं पड़ता है, अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो हमेशा इंटरसेक्टिंग होती है। लेकिन अगर फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल हैं तो थर्ड के बारे में बात करेंगे कि क्या c1 c2 इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो लाइन पैरेलल लाइंस बनेगी, और अगर ये है कोइंसाइड, अगर ये तीनों सेम है तो कोइंसाइड लाइंस बनेगी, और अगर यहां पर है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ये केस आपको यहाँ पे
काम आएंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका सोल्यूशन आपका क्या है, देखा जाए तो यूनिक सोल्यूशन है, एक ही आंसर आएगा। और अगर पैरेलल लाइंस है तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और कोइंसाइड है तो हर पॉइंट पे ही वो मीट कर रही है, देखा जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब वो ये भी पूछेगा आपसे कि जो आपका दो लाइन जो इक्वेशन दी हुई है क्या वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो देखो सॉल्यूशन चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो वो कंसिस्टेंट होता है। जब सॉल्यूशन नो हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब है कि जो सिस्टम है, जो दो लाइन हमें दी हुई है, इन दो लाइन का जो सिस्टम है वो क्या कंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब आंसर निकाला जा सकता है यस और नो। तो चाहे वन सोल्यूशन निकाल सकते हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हो, पर सोल्यूशन तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, इसका मतलब कंसिस्टेंट। लेकिन अगर आप सोल्यूशन ही फाइंड आउट नहीं कर सकते तो उसको हम बोलेंगे जो सिस्टम ऑफ टू लाइन है वो इनकंसिस्टेंट है, कोई कॉमन सोल्यूशन दोनों में नहीं है। दोनों के अलग अलग तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हैं पर दोनों के लिए कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये तीन केस आपको यहाँ पे अलग अलग पता होने चाहिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तीनों केस आपके सामने हैं विद ग्राफिकल कंडीशन भी, और यूनिक सॉल्यूशन होगा या कंसिस्टेंट होगा इसके बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लो और कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे कि दो लाइन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो वो आपसे ना के की वैल्यू पूछेगा, कोई अननोन वैल्यू दे करके ना उसकी वैल्यू पूछेगा, कहेगा कि जो सिस्टम है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बताओ के की वैल्यू बताओ। इंटरसेक्टिंग लाइन है, बताओ के की वैल्यू कैसी होगी। बताओ पैरेलल लाइंस बनेगी तो के की वैल्यू क्या होगी। तो के कहीं अननोन होगा कोफिशिएंट, चाहे वो एक्स का कोफिशिएंट अननोन हो चाहे वाई का हो चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू हो व्हाटएवर। तो उसको आपको ये डायरेक्टली कंडीशन लगा करके, ये वाली जो कंडीशंस हैं आपको ये ए और ये तीनों में से कोई एक कंडीशन जो भी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो अप्लाई करनी है और के की वैल्यू निकालनी होती है। क्वेश्चंस करते हैं अभी हम ट्राई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। ये स्क्रीनशॉट नोट कर लो, ये नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं थ्री वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स क्या होगा, ऑब्वियसली अगर तीन वेरिएबल की बात करो तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y सॉरी c1z, ये तीन वेरिएबल लेने हैं ना, c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, a3x b3y c3z d3 इक्वल टू 0। ये तीन जनरल इक्वेशन, तो अब तो आपको बताया मैंने कि थ्री वेरिएबल इक्वेशन हो अगर सॉल्यूशन निकालना है तो तीन ही इक्वेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मान लीजिए 7, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 8 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू है 10। ये तीन रैंडम मैंने ले लिए, कोई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो इनको सोल्व करने का वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है और एलिमिनेशन मेथड भी है। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे बेटर रहता है, वो किस तरीके से देखो, अगर हम 1 को 2 में से माइनस कर दें या 2 माइनस 1 कर दें या 1 माइनस 2 कर दें तो क्या होगा, देखो माइनस करें इसको अगर हम, तो मैं लिख के कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे हम प्लस भी कर सकते थे क्योंकि प्लस करते तो वाई कट जाता, बाकी आप ना एक सोच लेना कि मैंने पहले किसको लिमिट करना है, वाई को करना है या जेड को करना है या एक्स को। चलो जेड को ही करके चलते हैं, 2 माइनस 1। मैं जेड कट कर रहा हूँ पहले 1 और 2 में से, तो माइनस कर रहा हूँ तो ये जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ तो एक्स भी कट रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो 2y इक्वल टू, मान लीजिए ये 3 होता, लेट सपोज मैं 3 कर देता हूँ, काटना नहीं चाह रहा मैं इसको,
तो माइनस के 2x और प्लस के 2y इक्वल टू आ गया -1। एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसे ही अगर आप 2 और 3 को ऐड कर दो तो 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 है, और एक है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 10 है। अब ऐड कर रहे हैं तो ये कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी नहीं कट करना चाह रहा मैं, तो यहाँ पे भी 2 डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आगे हो जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 18। तो देखो क्वेश्चन, ये 4 और 5 दो इक्वेशन बन जाए, हमेशा ऐसे ही होगा। पहली 2 को माइनस कर दो, जेड को एलिमिनेट कर दो, फिर नेक्स्ट 2 में से जेड को एलिमिनेट कर दो, तो 2 इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई में। अब उनको आगे सोल्व कर दो। अब मान लीजिए इसको और उसको सोल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसमें से क्या करेंगे बताओ, माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन सेम है। तो माइनस प्लस और प्लस ये कैंसिल, तो ये आ गया 12x इक्वल टू 37। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो जब x की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू उठा के किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर, या 4 या 5 कहीं पुट कर दो, 4 और 5 से फिर y निकाल लो, और जब y आ जाएगा तो x और y की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल लो। मतलब कि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी जरूर है, वैसे एग्जाम में आता तो कम है, पर अगर आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका हमेशा एवरग्रीन ऑन रहेगा, और वो क्या है आपका, क्या है आपका वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन, सॉरी हिट एंड टाइल मेथड। तो हिट एंड टाइल मेथड हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। ओके चलो इसको नोट कर लो। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। कोई डाउट है तो बताओ बेटा यहाँ पे। नो सर, ओके चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखो सबसे पहले सी एक्सरसाइज। हाँ जी देखो, सी एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है। बताओ कैसे करेंगे। देखो एलिमिनेशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, और हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल से तो देखो यहाँ से क्लियर नहीं है, आप 1 और -1 पुट करके देखो, 1 और -1, तो ये हो जाएगा 3 - 4 = 7। ये 2 नहीं है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। 1 और 1 पुट करो, 1 + 1, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। ये ओके है। यहाँ 1 और 1 पुट करोगे देखो फिर, तो 4 - 1 3, ये भी ओके है। तो आंसर क्या आ गया बी। तो हिट एंड ट्रायल से तो आपका ऐसे सोल्व हो गया, लेकिन आप चाहते हो कि सर पूरे मेथड से ही करना है मैंने, तो आप इसको एलिमिनेशन से करना चाहते हो। तो ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो पहली इक्वेशन तो मेरे पास है 3x + 4y = 7, और दूसरी है 16x - 4y = 12, और ऐड करें तो क्या होगा, ये कट जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 19x = 19। तो 19 से 19 कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई। देखो x की वैल्यू 1 आ गई है, अब यहां से किसी में भी वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम 2 कर लेते हैं, चलो फ्रॉम 2 करें अगर, तो 4 - y = 3, देन y = 1। तो आंसर देखो 1 बना। सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो, देखो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो फ्रॉम 1 देखो y की वैल्यू क्या है, 4x - 3 हो जाएगी, और ये 2 में कर दो, तो 2 में लिखने, फ्रॉम 2 कर दें, तो 3x + 4, 4x - 3 = 7। तो 3x + 16x - 12 = 7। तो 16 और 3 कितने हो गए, 19x = 19। देखो x की वैल्यू वापस से 1 आ गई।
x⁴ यहाँ पे रखोगे तो वापस से 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है चाहे आप किसी भी मेथड से कर लो, आंसर तो सेम रहेगा, चाहे सब्ट्रैक्शन से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, और चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल, टेंड एरर मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। क्लियर है सबको? और ये मेथड सभी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। पहले आप ये कोशिश करना कि अगर टाइम सेव करना है तो अगर क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट हो रहा है तो हिट एंड ट्रायल से ट्राई करो, उसकी प्रैक्टिस करो जिससे टाइम सेव हो जाए। आपको कोई जरूरी नहीं है, जिद नहीं है कि मैं तो मेथड से ही करूंगा। हमने यहाँ किसी से लड़ना नहीं है, हमें आंसर निकालने हैं कम टाइम में, जैसे मर्जी निकालो। क्लियर है सबको? जिद नहीं है कि हाँ जी मैं तो मेथड ही करूंगा, मेरा मैथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो है आपका, अगर आप हिट एंड ट्रायल से कर रहे हो तो सब क्लियर है आपको। हाँ, मेथड आने जरूरी चाहिए, क्योंकि ना एग्जामिनर भी स्मार्ट है। स्मार्ट कैसे है? मान लो इसमें ही पूछ लेता 1 वैल्यू ना पूछता, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x+2y, आगे क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब वहां पे ऑप्शन मिलते हैं आपको, मान लो एक ऑप्शन मिलता 3, एक ऑप्शन मिलता 4, एक ऑप्शन मिलता 5, एक ऑप्शन मिलता 6। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल फेल है आपका, हिट एंड ट्रायल फेल हो सकता है। अब यहाँ आपको मेथड से ही करना पड़ेगा, आपको एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी 1 1, फिर यहाँ 1 और यहाँ 1 पुट करके बताना पड़ेगा कि हाँ जी आंसर मेरा 3 आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो एग्जामिनर स्मार्ट है, वो अगर चाहे तो क्वेश्चन को इस हिसाब से चेंज कर सकता है, आंसर पूछ सकता है कि वो हिट एंड ट्रायल से होगा ही नहीं, वो आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो उस केस में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एलिमिनेशन को छोड़ दो कि नहीं सर हम तो सारे हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मेथड भी आना चाहिए और हिट एंड ट्रायल से भी आपको ट्राई। भाई ये कि अगर मान लो एग्जामिनर में हो सकता है सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चन है मान लो कोई, और वो हिट एंड ट्रायल से किया जा सकता है, तो आप करो उसको ट्राई। फर्स्ट अटेम्प्ट हिट एंड ट्रायल से कर लो, अगर वो होता है तो, नहीं होता तो मेथड अप्लाई कर लो। डन? चलो, कोई डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब एक काम करते हैं, अभी मैं आपको ना 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको ये क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है?